नमस्कार, मैं हूं सचिन। ताठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही 2021 में है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। नवंबर में अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे। दिसंबर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। मकसद एक ही है, आपकी बार पश्चिम बंगाल में 200 पार, जिसके लिए बीजेपी के बड़े नेता ममता बनर्जी को उनके ही अपने घर में घेर रहे हैं, जिसके तहत जेपी नड्डा ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं। बीजेपी का इरादा ममता बनर्जी को उनके ही घर में हराने का है। ऐसे में ताठोक के स्पेशल एडिशन में जनता का सवाल यही है, ममता बनर्जी को उनके अपने ही घर में बीजेपी क्या चुनौती दे रही है? दूसरा, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विजय मंत्र है जय भवानी? तीसरा, जय काली के मां काली के आशीर्वाद से बीजेपी को मिलेगी बंगाल में विजय, और क्या आपकी बार तृणमूल के गढ़ में खिलेगा कमल? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के शाह का मिशन 200 प्लस होगा क्या पूरा? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, बीजेपी के सांसद। हमारे साथ इस वक्त हैं असीम वकार, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं राहुल चक्रवर्ती, TMC के समर्थक। हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। और हमारे साथ पूजा मेहता भी मौजूद हैं, जी मीडिया से, जो कि कोलकाता से मौजूद हैं। पूजा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज बैक टू बैक जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि ममता इज द अदर नेम ऑफ इंटॉलरेंस, और अब की बार 200 पार। इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब ग्राउंड में है। इससे पहले अमित शाह और अब जेपी नड्डा। इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी के इतने बड़े नेताओं को कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे और अभी फिलहाल ये चुनावी जंग जो है उसके चरम पर है। लेकिन इसी चुनावी जंग को धार देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये दौरा जो है कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सुबह उन्हें सबसे पहले उद्घाटन किया चुनावी दफ्तर का, या फिर चुनावी कार्यालय कहे, वहीं से जो है आगे की चुनाव की जो स्ट्रेटेजी है वो तय होगी। उसके बाद वो जाते हैं भवानीपुर, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या फिर कहे तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का गढ़ है और विधानसभा का क्षेत्र भी है। तो वो भवानीपुर पहुंचते हैं, वहां पे जनसंपर्क करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं कालीघाट मां काली के आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इसी कालीघाट में सीएम ममता बनर्जी का रेसिडेंस भी है। तो ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं ये 2 दिवसीय दौरा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी को घेरने के लिए भी है, जहां पर बीजेपी उनके घर में जाकर, उनके गढ़ में जाकर उनको चुनौती दे रहा है। और अगर कल की अगर बात करें, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है, कल वो जाएंगे तृणमूल कांग्रेस में। अगर ममता बनर्जी के बाद कोई अगर इन्फ्लुएंशियल है या नंबर 2 इन द पार्टी है, वो है अभिषेक बनर्जी। तो उनका जो लोकसभा का जो केंद्र है डायमंड हार्बर, कल वो वहां जाएंगे और सीधे सीधे जो है तृणमूल कांग्रेस को वो जो है चुनौती देंगे। और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 200 सीटों का जो है लक्ष्य दिया गया है, और वो 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर जो है पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है पूजा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राकेश सिन्हा, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? और इतना जोर तो मैंने देखा कि लोकसभा में नहीं लगता। अभी साल भर से भी कम वक्त, साल भर से ज्यादा का वक्त बाकी था। बीजेपी अध्यक्ष का लगातार दौरा, खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, और अब की बार 200 पार। मतलब ममता को ममता के गढ़ में, ममता के किले में ही हराने का इरादा है। क्यों बंगाल इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देखिए, आज जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो पश्चिम बंगाल में कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी और इंटॉलरेंस दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए। इसका 2 बड़ा कारण है। पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी का पूरा शासन एक पक्षीय रहा है। वह मुस्लिम वोट बैंक करने को एक कंसोलिडेट करने के लिए जिस हद तक गई, उस हद तक भारतीय राजनीति में किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी इलेक्टेड प्रतिनिधि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जिहादियों का समर्थन किया, और जिहादियों का समर्थन करते करते हुए घुसपैठियों, जिसके लिए एक बार वे स्वयं लोकसभा में कन्फ्रंटेशन पर गई थी, आज वो घुसपैठियों की प्रवक्ता बन गई। जिस राज्य की मुख्यमंत्री दंगों के में उन लोगों का संरक्षण करती है जिनका पुलिस और प्रशासन उनके लिए खड़ी हो जाती है, तो यह रियलाइजेशन आज से नहीं, उनके पूरे शासन काल में, आरंभ में ऐसा लगा कि ममता बनर्जी राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रही हैं, बाद में लगा कि उनका सामाजिक दर्शन ही यही है।
दूसरा बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में लगातार दंगे होते रहे। देखिए बंगाल का इतिहास रहा है, भद्रलोक का इतिहास है, वहां कला संस्कृति साहित्य की बड़ी महिमा रही है, औद्योगिक विकास रहा है। ममता बनर्जी के शासनकाल में उद्योग धंधे चौपट हो गए, बेरोजगारी अपनी चरम पर है और जीडीपी का जो झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करवाती है वो उसे जनता समझ चुकी है। एक दूसरा बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी ने वहां सिस्टमेटिक ढंग से अपने संगठन को बिल्डअप किया है, जिसके कारण बीजेपी का संगठन बढ़ा। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को पहले वाम पर हमला किया, बाद में कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्मम, नृशंस और निरंतर हत्या हो रही है। यह निर्मम, नृशंस और निरंतर हत्या की घटनाएं यदि अपवाद स्वरूप होती और वह भी जो गरीब कार्यकर्ता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र में पार्टी चुनना कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है। जो कार्यकर्ता तृणमूल छोड़ता है उसकी जिंदगी को खतरे में पड़ जाती है। इसकी एक नहीं अनेक घटनाएं घटी है। इसलिए सचिन जी आप देखेंगे जो जहाज डूबने लगता है, कहा जाता है चूहे उससे भागने शुरू करते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस स्वयं डिसइंटीग्रेशन के कगार पर है। तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता को घंटी बजाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, वे ज्वाइन करने के लिए बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी डूबते हुए नाव की, जहाज की नाविक बनकर आज अंतिम लड़ाई लड़ रही। राहुल चक्रवर्ती डूबता हुआ जहाज बनकर रह गई हैं और क्या इसकी धमक आपको भी आने लगी है हैदराबाद से, जहां 4 से 44 पर बीजेपी पहुंच सकती है? तो इस कारण से वो बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है जब जेपी नड्डा कह रहे थे कि अब की बार 200 पार। सचिन जी देखिए, ख्वाब देखना बड़ा अच्छा है। ख्वाब तो हम लोग हर कोई देखते हैं, मगर ख्वाब जब भयंकर ख्वाब में बदल जाता है ना, वो बड़ा दुखजनक होता है। बात यह है जो राकेश जी इतना देर से बहुत सारे बात कर रहे थे। राकेश जी हमारा मित्र है, बहुत अच्छे सज्जन है वो, मगर बात यह है राकेश जी इतना अच्छा कहानी लिखना शुरू कर दिया ये मालूम नहीं था। बात यह बंगाल में ममता बनर्जी का दौरा पिछले 10 साल से चल रही है और 10 साल से ममता बनर्जी ने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ये उनका ये जोर दिया, वो है विकास की मुद्दा। तो विकास लेके बंगाल में कोई भी दुश्मन ये बोल नहीं सकता है तृणमूल कांग्रेस विकास यहाँ पे नहीं किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त हर जगह एक ही चीज नारा लगा के बैठा हुआ है, यहाँ पे घुसपैठिया हो रहा है, यहाँ पे टेररिस्ट को समर्थन किया जा रहा है, मगर इसका एक भी चारा नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी यहाँ पे जिस तरह से विकास किया है, अब देख लीजिएगा। बाकी जो बात कर रहा है घुसपैठिया बात, मैंने एकदम सिर्फ खुल कर कह रहा हूँ, घुसपैठिया घुस कहां से रहा है? बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? वो सो के है क्या? आंख बंद करके है क्या? बाकी आज वो जो आपका जितना सारे वो इंफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीबीएसएफ क्या कर रहा था? बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी का पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग का पास एक ही बात है, जो भाई धर्म का नाम पे देश को विभाजन करो, धर्म का नाम पे, जात का नाम पे देश को विभाजन करो। पूरा हिंदुस्तान में जो चीज कर चुके हैं वो बंगाल में करना चाह रहे हैं, मगर उनको ये याद रखना चाहिए जो बंगाल ऐसा माटी है, बंगाल का धरती ऐसी है जो यहाँ के बंगाली लोग कभी इसको समर्थन नहीं करेंगे। बल्कि बात यह है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, बंगाल में ऐसा हाल हो गया जो बंगाल का लीडरशिप आज तक ये कर नहीं सका जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो लोग नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बंगाल में विधानसभा का चुनौती होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बंगाल का मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री छोड़ के नरेंद्र मोदी बनेंगे? बात यह है ममता बनर्जी का कोई छोटा सवाल में बात यह है जो सेंट्रल से लीडर को ले आना पड़ रहा है, ले आके यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सर उनके पास लीडर है ना, तो इसमें क्या आपत्ति है? तभी तो मैंने कहा ना कि क्या आपको जमीन हिलती नजर आई? भाई उनके पास लीडर हैं, अगर उनकी मास पॉपुलैरिटी है, वो काम कर रही है ग्राउंड पे, तो ये तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये तो अपनी हर पार्टी को हक है भाई, आपकी अगर स्टार कैंपेनर अगर ममता बनर्जी है तो वो अगर वो तो हर पार्टी को हक कहला रही है। अच्छा राकेश जी कुछ पूछना चाहते हैं, फिर उसके बाद असीम वकार। नहीं, इस बार फाइट सिर्फ आपकी क्या बीजेपी से? क्योंकि इस बार तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं होने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी तो असदुद्दीन ओवैसी का डर भी दिखा चुकी है। यहाँ पर मुकाबला तो आपको असदुद्दीन ओवैसी से भी करना है, इसलिए मैं सईद असीम वकार को भी इस बार लेकर के आया। वो भी प्रभारी हैं, वो भी बंगाल को बखूबी जानते हैं और बाकायदा बंगाल का ट्रेवल कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस वक्त। एक सेकंड राहुल, एक सेकंड, मैं अपने पैनलिस्ट को एक और मौका दे दूं, ठीक है? राकेश सिन्हा एक छोटा सा पेगिन करना चाहते थे, फिर उसके बाद असीम वकार। देखिए मैं राहुल जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ममता बनर्जी के शासनकाल में कोई एक बड़ी उद्योग धंधे वहां स्थापित हुए होगी? दूसरा, आप साफ तौर पे बताइए कि वहां घुसपैठिए नहीं। ममता बनर्जी ने जो पार्लियामेंट में कागज फाड़ा था और इस्तीफे की धमकी दी थी, वो सब गलत था। आप दोनों बात बता दीजिए, मैं स्वीकार कर दूंगा।
ये तो जैसे कहते हैं ना, श्वेत श्याम की तरह, जी मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट बोलना की तरह चाहता हूँ राकेश जी, आप मेरा बात सुन लीजिए। पहला बात तो ये है, यहाँ पे जो परवीना सुल्ताना था उसको यहाँ पर एसटीएफ पकड़ा था। टेररिज्म यहाँ पे कोई किसी हाल में बढ़ने नहीं दिया ममता बनर्जी ने। बाकी हिंदुस्तान को आप देख लीजिए क्या चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आज कश्मीर में आप लोग सरकार चला रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती, अगर एक भी घुसपैठिया नहीं चाहते हैं, ठीक है राहुल चक्रवर्ती, अगर आप कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं चाहते, घुसपैठिया है तो ऐसा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस लिए, ये सब चीजें तो सर खुलकर कहते ना कि सीएए आ जाए, क्यों आपने डर दिखाया? कि खुलकर कहते ना कि फिर तो एनआरसी भी आ जाए, खुदकर कहते ना कि एक रजिस्टर भी बन जाए, जो घुसपैठिया होगा बाहर चला जाएगा, बांग्लादेशी होगा बाहर चला जाएगा, जो यहां पर होगा रह लेगा। नहीं, फिर तो खुलकर कहना चाहिए था। फिर ये क्या कि नहीं ऐसा है कि कुछ भी हो जाएगा, जो अंतिम दिन होगा यहां पर मैं लाने नहीं दूंगी। ठीक है सर, मैं एक सेकंड एक और, जितना पैसा खर्च हो हिंदुस्तान की जीडीपी का कितना परसेंटेज ये बताइए। अच्छा ठीक है, असीम वकार साहब, ठीक है बस असीम वकार, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, एक सेकंड राहुल चक्रवर्ती, असीम वकार साहब, ओवैसी साहब ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। ममता ऑलरेडी भी डिक्लेयर कर चुकी है कि देखिए वो तो बी टीम है बीजेपी की। लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे, आपका स्टेक क्या है बंगाल में? किसके खिलाफ आपकी लड़ाई है सर? ममता के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या दोनों के खिलाफ? क्या स्टेक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी ने कहा कि MIM असद ओवैसी साहब के बारे में बीजेपी की थी, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार किसने बनाई? ममता बनर्जी ने, हमने तो नहीं बनाई। मंत्री कौन रहा बीजेपी की सरकार में? ममता बनर्जी और उनके साथी, हम लोग तो नहीं रहे। तो जो लोग खुद 2 बार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, सरकार में रह चुके हैं, वो इल्जाम हम पर लगा रहे हैं और बेवकूफ समझते हैं बंगाल के लोगों को, बंगाल की आवाम को। आप टेस्टेड है ममता जी, आप 2 बार बीजेपी के साथ जा चुकी हैं और मौका लगेगा तो आप तीसरी बार फिर जाएंगी। दूसरी बात, 2019 के चुनाव में MIM या असद साहब के चुनाव में लड़ने नहीं गए थे बंगाल में। 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक से बढ़कर 18 हो गए। किसकी वजह से हो गए? किसकी कमी की वजह से हो गए? ममता बनर्जी इस बात को डिस्क्लोज करें। ममता जी को चाहिए कि वो इस बात पर समीक्षा करें और जनता को बताएं कि वो जो 18 MP जीते हैं वो किसकी वजह से जीते हैं। कांग्रेस की वजह से जीते हैं, CPM की वजह से जीते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से जीते हैं, MIM की वजह से जीते हैं। नाम तुम्हें किसने हरा दिया उनको? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके काम में कमी है, लोग उनसे नाराज हैं, मुसलमान उनसे नाराज है, अवाम उनसे नाराज है, वो काम तो करती नहीं है। वो काम तो करती है सिर्फ अपने लोगों का, अपने तबके का, अपनी बरादरी के लोगों का, और वोट उनको चाहिए सबका। तो ममता जी, असद ओवैसी साहब बंगाल आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे। आपको जो कहना हो कहिए, आपको जो सोचना हो सोचिए, आपको जो चिल्लाना हो, ऐलान करना हो आप ऐलान कीजिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद साहब की क़यादत में बंगाल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। लेकिन वसीम वकार साहब, ठीक है राहुल चक्रवर्ती इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद अपराजिता जी मैं आपके पास आता हूं। लेकिन वसीम वकार साहब, नुकसान ममता को पहुंचाएंगे तो फायदा तो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही होगा ना। ममता का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, या फिर ममता जो एक अपीजमेंट या माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती रही हैं, उनके वोट बैंक में अगर कहीं सेंध लगेगी तो फायदा तो फिर बीजेपी को ही होगा ना। इस कारण से तो ममता को लगता है ना कि ये बी टीम है, कि यहाँ पर ओवैसी आएंगे, वोट बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं कमल खिल जाएगा। 2020 के लोकसभा चुनाव में आपको बहुत बड़े अंतर है। आपकी जब 2019 के चुनाव में तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे, MIM लड़ रही थी, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये फायदा आपको बताना पड़ेगा ना। जो पूछ रहा हूँ कि 2019 में जो बीजेपी 18 सीट जीती है वो किसकी वजह से जीती है? ठीक है, बोलिए राहुल चक्रवर्ती, क्यों लगता है आपको बी टीम है? भाई साहब जो इतना देर बात कर रहे थे उनका शायद ये बतलाती है बंगाल का इतिहास भूगोल कुछ मालूम नहीं है। बात यह दूसरी बात यह है जो बिहार का जैसे चुनौती में ये वाईसी साहब का बड़ा योगदान रहा भाजपा को जिताने के लिए। बंगाल में आप जो बात अभी किया है अपीसमेंट, इसमें हमारा मैं एकदम खिलाफ हूं। क्यों अपीसमेंट नहीं है? माइनॉरिटी या एक ट्रेडिशनल जो वोट है उसको डेवलपमेंट के लिए ममता ने जो कुछ किया है तो माइनॉरिटी का डेवलपमेंट बंगाल में जो किया है इतना साल में हुआ नहीं। आपको यकीन है कि हम लोग हरा देंगे आपको? आपने हार मान ली, हमसे हार मानी आपने। आ रहा है क्यों? जैसे टीएमसी का या ये जो सपोर्ट है इसको सचिन भाई जरा एक बात का जवाब इनको दिलवा दीजिए मुझे। हाथ को ताकतवर किया जाए, सीधा बात है।
सचिन भाई एक बात का ये जवाब तो आपको दूंगा। कौन है बंगाल में? अच्छा ठीक है राहुल चक्रवर्ती, एक सेकंड, वो कुछ पूछ रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, फिर उसके बाद मेरी काफी देर से इंतजार करिए अपराजिता। एक सेकंड राहुल चक्रवर्ती, आप कह रहे हैं कि बंगाल के बारे में जानते नहीं। अच्छा एक सेकंड भाई, आप ये कह रहे हैं कि बंगाल के बारे में जानते नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है, तो फिर उनका जिक्र ही क्यों करना? जब आपके लिए वैल्यू नहीं करते फिर क्यों जिक्र कर रहे हैं रैलियों में? ठीक है, एक सेकंड असीम वकार कुछ कह रहे हैं, क्योंकि दोनों स्काइप से, आप दोनों स्काइप से हैं तो इसलिए आवाज नहीं आती। आप दोनों स्काइप से हैं तो इस कारण से आवाज नहीं आती। राहुल, असीम वकार 30 सेकंड आपको दूंगा, आप क्या पूछना चाह रहे थे पूछ लीजिए। राहुल चक्रवर्ती, फिर उसके बाद अपराजिता। देखिए ममता बनर्जी भी ये कह रही है कि हम चुनाव हार जाएंगे असद ओवैसी साहब के आने से, ये भी यही बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पहले से हार मान ली है, अब आपको यकीन है कि आप चुनाव हार रहे हैं MIM की वजह से। आपको मालूम है, आप इस बात को मान चुके हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं। जरा कबूल कीजिए इस बात को कि आप पहले से मान चुके हैं कि आप हार गए। साहब, वाईसी साहब, क्या इतना 10 बार से आने से ममता बनर्जी को हारने का ताकत आप लोग का है नहीं। आप पीछे से छोड़ा मार सकता है, आप जो कर सकते हैं वो पीछे से छोड़ा मार सकता है, और दूसरा कुछ कर नहीं सकता। अगर हिम्मत तो सामने कहिए, ऐलान कीजिए भाई, हाय हम भाजपा का बेटे, इसमें क्या है प्रॉब्लम कहने का? अब कह दीजिए, आपका हिम्मत है तो बोल दीजिए। ठीक है, अपराजिता सारंगी, क्यों है बीजेपी की बी टीम? क्यों लगता है ममता को, इनको यकीन नहीं होता, क्यों लगता है ममता की बीजेपी की बी टीम है कि अगर आ गए यहाँ ओवैसी साहब मैदान में, जो कि वो कह रहे हैं खुले से आ रहे हैं, असीम वकार कह रहे हैं, फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा ना, फिर तो कमल आसानी से खिल जाएगा। क्या यही तो कॉन्फिडेंस का कारण नहीं कि आपकी बार 200 पार? अपराजिता। राहुल चक्रवर्ती जी की उत्तेजना टीएमसी की बौखलाहट को दर्शाती है। आदरणीय नड्डा जी 2 दिन के दौरे में क्या गए, इनकी हालत खराब हो गई है। और देखिए अभी जो बात हो रही है वेस्ट बंगाल में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के गुड गवर्नेंस मॉडल और ममता जी के अत्याचार और अशांति के मॉडल के बीच की लड़ाई है। इतना अत्याचार हम सब जानते हैं, लाशों के ढेर पर टीएमसी बैठी हुई है, 115 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, और हम सब जानते हैं किस तरह का असंतोष वेस्ट बंगाल में है। दरिद्रता की सीमा नहीं है, बेरोजगारी की सीमा नहीं है। ममता बनर्जी लड़ाई करती हैं, विरोध करती हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यक्रम का, क्योंकि उन्हें विरोध करना है, विरोध के अलावा वो कुछ नहीं करना जानती हैं। और देखिए धीरे धीरे हमारा आधार मजबूत होता जा रहा है, और इसी दिशा में आदरणीय नड्डा जी गए हैं। बड़ी बात है कि हम अपने पार्टी कार्यालय को संस्कार का केंद्र मानते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि 9 कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, बीजेपी कार्यालय का, और कह रहे हैं आज आपने सुना होगा कि 38 कार्यालय का उद्घाटन अभी आगामी दिनों में होगा। ठीक है, हमारा पार्टी हमारा घर है, लेकिन यहाँ पर है कि ये लोग घर से अपने कार्यालय चलाते हैं। तो नड्डा जी आधार को मजबूत करने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आधार को मजबूत करने गए हैं, बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन साहस और आत्मविश्वास के साथ। नड्डा जी ने यह कहा है कि इस बार निश्चित तौर पर हम 200 सीट लेंगे। आप सब जानते हैं कि 18% हमारा वोट शेयर था 2014 में, जब 2 सीट हमने जीता था। 2019 में 18 सीट, 40% वोट शेयर हमारा, और इस बार हम लोग निश्चित तौर पर 200 लेंगे। और इस आत्मविश्वास का कारण है कि हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं। आज आपने वोट ऑफिस खोला, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बीजेपी जो है, बीजेपी मैंने तो नहीं देखा बीजेपी डायरेक्ट अटैक कर रही है असदुद्दीन ओवैसी पर, या पर असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे तो है ना। राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं कि बी टीम है। नहीं, मेरा सवाल ये राकेश सेना, एक सेकंड राहुल चक्रवर्ती आता हूं आपके पास। राकेश सेना, फिर आपने काट भी तो दीदी की अपीजमेंट पॉलिसी की, कहीं ना कहीं अपीजमेंट ही ढूंढी ना, क्योंकि तस्वीरें बहुत सी कुछ कहती हैं। सर पहले गृह मंत्री का उसी मंदिर में जाना, आज पहले हवन से शुरुआत करना, जय भवानी के बाद फिर उसके बाद किस वोट बैंक पर क्या निशाना है, किसको कंसोलिडेट करना है 70% को, तो ये नजर तो दूसरी तरफ भी आ रहा है ना। अगर वो रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात नहीं करती है, सीए लागू नहीं करवाएंगी, तो आप कहते हैं सी हम लागू करवाएंगे और जय भवानी की शुरुआत करते हैं। ये भी तो एक तरह का अपीजमेंट ही हुआ ना। देखिए एक बात जान लीजिए कि सांस्कृतिक अवधारणा के साथ और सांस्कृतिक के परिधानों के साथ चलना, जैसे मैं बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें रामनवमी के जुलूस के लिए हाईकोर्ट की अनुमति ली गई।
जिसमें सभाओं के लिए, विपक्ष को सभाओं के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता हो। और ममता बनर्जी सरकार को कई बार हाईकोर्ट ने चपत लगाई है। एक सवाल जो मेरा ममता बनर्जी जी से है कि 3 चीजें गवर्नेंस के लिए होती है। पहला, इंडेक्स ऑफ फ्रीडम, उस राज्य में स्वतंत्रता कितनी है। छोटे से भी फेसबुक पर कुछ लिखना, ममता जी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी कहना, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाती है। और गिरफ्तारी के बाद जेल में क्या उस व्यक्ति के साथ होता है कौन जानता है। मुझ पर ही 4 साल से केस है, मैंने फेसबुक पर तो ममता जी के बारे में कुछ लिखा भी नहीं। एक दूसरा जो होता है गवर्नेंस का दूसरा तरीका होता है कि इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब पश्चिम बंगाल में मैंने एक सवाल इनसे पूछा था कि एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जिसे ममता बनर्जी ने बनाया है। तो ये चुनाव विकास का है, ध्रुवीकरण का। सर, ये चुनाव विकास पर लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण। आपने कहा कि देखिए ममता जो अपीसमेंट करती, ये चुनाव विकास का है या ध्रुवीकरण का है? तीसरी बात कर रहा हूं। देखिए, उन्होंने जिस ढंग से रोहिंग्या का साथ दिया, घुसपैठियों का साथ दिया, वो विदेशी हैं, उनकी तुलना, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। विदेशी वो लोग जो घुसपैठ करके आए, इस देश को भूमि बनाने आए, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीए का ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही है? एनआरसी इस देश की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में सीए होगा, एनआरसी लागू होगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। जहां तक ओबीसी की बात है, मैं बता दे रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल में या बाकी भागों में जो सेकुलरिस्ट पार्टियों ने, सूडो सेकुलर फोर्सेज ने एपिजमेंट के द्वारा एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तैयार किया, एक भस्मासुर पैदा किया। आज वही भस्मासुर ओवैसी के रूप में पुनर्अवतार ले लिया है। जिस वोट, ये दोनों सहोदर भाई बहन हैं, ममता और ओवैसी, अब अपनी संपत्ति के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। ओवैसी साहब कौन सा, राकेश सिन्हा, ओवैसी साहब कौन सा एनआरसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी साहब कौन सा सीए को सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी साहब कौन सा कह रहे हैं कि देखिए वोट तो फिर ममता का कटेगा, फायदा आपका होगा। नहीं, देखिए, हमारे लिए ओवैसी और ममता दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही जिहादियों का समर्थन करते हैं, दोनों ही आतंकियों का समर्थन करते हैं। ओवैसी वो व्यक्ति हैं जो हैदराबाद में आईएसआईएस के एक्यूज के लिए लीगल एड देते हैं। ओवैसी वह व्यक्ति है जो राम जन्मभूमि के मंदिर बनने पर कहता है ये काला दिवस है, देश की विरासत को काला दिवस कहेगा। बाबर ओवैसी क्या, ओवैसी क्या ओवैसी का पूर्वज है? ये बाबर इनका पूर्वज है, ये हिंदू इनका पूर्वज थे, इनका धर्मांतरण हुआ इस देश में। आपको नहीं पढ़ना है तो आप एक बिहार के मुस्लिम लीडर अली अनवर की किताब पढ़ लीजिए। ठीक है। आपने कहा आपके लिए दोनों बराबर है, आपने कहा आपके लिए दोनों बराबर है, खतरा दोनों से बड़ा, और आपने तो भस्मासुर तक कह दिया। ठीक है, असीम वकार रिएक्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद राहुल चक्रवर्ती। देखिए, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये जिस पार्टी से आते हैं ये अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग काला दिवस कहते हैं, लेकिन ये बात ये नहीं बोलते हैं कि जब जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ा तो उस फैसले में उन्होंने लिखा कि इस बात का प्रमाण हिंदू पक्ष नहीं दे पाया कि किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई, और ना ही निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद ये प्रमाण दे पाया कि महाजमीन पर कोई मंदिर, महाजमीन पर कोई ऊपर मंदिर या कोई महल बना हुआ था। अब आप ताकत के बल पर आप सब लिए ले रहे हैं, ताकत के बल पे सब लिए ले रहे हैं, तो आप हमसे नाराज क्यों हो रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जाके कहिए कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों। मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? आप तो पूरी देश की संस्कृति से नाराज बैठे हुए हैं, अपने पूर्वजों से नाराज बैठे हुए हैं, अपने पूर्वजों की विरासत का अपमान करने वाला व्यक्ति सांस्कृतिक नागरिकता छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपने तो असीम भाई, ये बात तो स्पष्ट कर दी ना आपने कि इस बार भी सीए एनआरसी 15 मिनट तक अगर पुलिस खोल दो, 15 मिनट तक अगर तो है, फिर हम क्या करते हैं, और उसके बाद मंदिर मस्जिद इन्हीं पर चुनाव होगा ना भाई। विकास की बात तो इधर बिगना। ठीक है, लास्ट कमेंट राहुल चक्रवर्ती, मेरे पास वक्त इतना ही। राहुल चक्रवर्ती। सचिन जी, पहला बात तो राकेश जी इतना सारा बात कहा आतंकवादी करके, तो कश्मीर में जो आतंकवादी लेकिन इतना सॉफ्ट था, जिनको अभी तक बंदी को बनाने का रखा गया था, वो पीडीपी का साथ सरकार क्यों चला? बात का बात देखिए, ये जो एनआरसी लागू करेंगे बोल रहा है राकेश शर्मा जी, तो राकेश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सच कह रहे हैं या प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं? प्रधानमंत्री रामलीला मैदान पर यह सिर्फ कह चुका है कि एनआरसी होगा नहीं। अमित शाह बोल रहे हैं एनआरसी होगा, आप कह रहे हैं एनआरसी होगा। भाई सच कौन बोल रहा है? पहले तो बताइए सच कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, या आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? बात यह है जो बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का अंदर में है। आसाम में एनआरसी तो एकदम नाकामयाब हो गया, और जो प्रवक्ता ने बात कर रही थी उनका पूरा सम्मान देकर मैं कह रहा हूं, आपकी महिला है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून है? हाथरस में क्या क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था? उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है?
एनसीआर की रिपोर्ट का हिसाब से सबसे बड़ा दलित वहां पे अत्याचारी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश को जरा झांकिए, यूपी में क्या हाल होगा जरा झांक के देखिए। उसके बाद ठीक है सर, अभी तो अगले साल चुनाव है, अगले साल चुनाव है, लेकिन ये जो गर्मी है साफ नजर आ रही है, साफ तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। और ऐसे ही गृह मंत्री, फिर उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष का दौरा, और ठीक उस जगह पर ममता के घर में जाकर के किलेबंदी, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री। यानी बंगाल चुनाव काफी बड़ा रहने वाला है, काफी गर्म रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था आप सभी के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.